सबसे पहले आप क्या कैसे उसको प्रूफ करना है, किस तरह से जब स्टेटमेंट लिख दें उसके बाद आप कैसे आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है कि सबसे पहले जब स्टेटमेंट से ही आपको क्या करना है, खुद से आगे बढ़ना है और खुद से ट्रायंगल को लेते हुए आगे बढ़ना है। जो स्टेटमेंट से जितना आपको लगता है कि दिया हुआ है इतना पता है। हमें एक त्रिभुज ABC दिया है, ABC हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को, एक रेखा DE AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है, D और E पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि तब यहाँ से क्या करना है, तब लिखना है, हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। इतना हो गया। उसके बाद रचना, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ रचना करते हैं। ठीक है, तो रचना क्या किए कि यहाँ से B और E मीन्स ये B से E और C से D को मिलाया और फिर DM परपेंडिकुलर AC, DM परपेंडिकुलर AC पे DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और EN परपेंडिकुलर AB और AB पे EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद फिर क्या करते हैं और ये क्या करते हैं, जो भी हम बच्चों को समझाना चाहते हैं वो क्या करते हैं, सैमपट पे करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे करते हैं काम। तो जैसे बच्चों को ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए उनको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ ये लिख दिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब प्रमाण में आते हैं, प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं और ये थ्योरम को प्रूफ करते हैं। इसके बाद प्रमाण आ गया। तो ये हो गया शिक्षण बिंदु हो गया कि किस, ये शिक्षण बिंदु में ये रचना हो गया, प्रमाण हो गया। और इस छात्र क्रियाचलन में ये छात्र क्या क्या करेंगे जब हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, जब हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैथ का अभ्यास करा रहे हैं। चूँकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पे है त्रिभुज ADE, ये यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ADE पे EN क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये पूरा AB पे परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या हो गया, ये ADP पे परपेंडिकुलर होगा। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AD गुना EN, तब क्या हो जाएगा, एरिया ADE इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN। एरिया ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AD और यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइट हो जाएगा AN, ये हो गया। उसके बाद इसी प्रकार फिर आगे बढ़ेंगे तो एरिया BDE इक्वल टू 1/2 DB इंटू EN। यहाँ से BDE, ये त्रिभुज देखिए BDE, तो इसके लिए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर EN ही होगा। तो परपेंडिकुलर EN होगा और इसके लिए आधार क्या हो गया, BD। तो 1/2 इंटू BD इंटू EN, इतना हो गया। सिमिलरली उसी तरह से फिर आगे की त्रिभुज के लिए हो जाएगा ADE। जब इधर से बेस, यहाँ पे जब ट्रायंगल लेंगे ADE और बेस जब AE को लेंगे तो AE 1/2 इंटू AE इंटू DM हो जाएगा उसका एरिया। और फिर से क्या करेंगे, जब ये त्रिभुज लेंगे DEC तो इधर से भी क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा EC और इधर से परपेंडिकुलर हो जाएगा DM। तो इधर से DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू ये EC इंटू DM। तो इस तरह से ये हो गया 1/2 इंटू EC इंटू DM। अब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो ले रहे हैं। तो एरिया ADE बटा एरिया BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू EN बट्टा में 1/2 DB इंटू EN। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, EN कैंसिल हो गया। तब ये रेशियो कितना आया, एरिया AD बटा एरिया BD इक्वल टू AD बटा DB। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। और जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे काम कर रहे हैं ये इधर ब्लैक बोर्ड में लिखते जा रहे हैं। मीन्स ये पहले से अनुमान लगाएं कि ब्लैक बोर्ड पे हमको इतना काम करना, इतना लिखेंगे तो बच्चे समझेंगे। तथा इसी तरह से फिर से क्या करें, एरिया AD बटा DEC, एरिया ADE और DEC को ले रहे हैं, इधर वाला पार्ट को, इधर वाला, जब इधर बेस इधर वाला लिए हैं AE और EC को जब बेस लिए हैं तब इधर का रेशियो ले रहे हैं। तो 1/2 AE इंटू DM 1/2 EC इंटू DM। तो यहाँ से एरिया AD बटा एरिया DEC का रेशियो आ गया AE बटा EC।
अब यहाँ से यहाँ भी ए डी है, इक्वेशन 1 के ऊपर न्यूमरेटर में है एरिया ए डी, और इक्वेशन 2 के भी न्यूमरेटर में है एरिया ए डी ई लेफ्ट साइड में। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि अब यहाँ पे त्रिभुज में देखिए कि ये जो है डी ई समांतर बी सी है, और यहाँ पे क्या है बेस, ये दोनों का सेम है। ये डी क्या है बेस सेम है किसके लिए, बी डी ई के लिए और डी ई सी के लिए। तो दो समांतर रेखाओं और समान आधार समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इसलिए क्या होगा बी डी ई और डी ई सी दोनों क्षेत्रफल का मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इस तरह से अब क्या है, अब हम जानते हैं कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या हो कि डी ई सी और ये बी डी ई दोनों समान आधार और समान समांतर रेखाओं और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं, इसलिए एरिया बी डी ई इक्वल टू हो जाएगा एरिया डी ई सी। तो इस तरह से ठीक इसी प्रकार त्रिभुज बी डी ई और डी ई सी एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखाओं बी सी और डी ई के बीच बने दो त्रिभुज हैं, अतः एरिया बी डी ई बराबर एरिया डी ई सी। ये इक्वेशन 3 हो गया। इसलिए समीकरण 1 यहाँ से आ गया, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है देखिए यहाँ पे एरिया बी डी ई और एरिया डी ई सी दोनों इक्वल है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से डी ई सी के जगह आप क्या कर दिए यहाँ पे या तो फिर बी डी ई की जगह कहीं पे यहाँ बी डी ई कर दिए, यहाँ से डी ई से मतलब यहाँ से ये दोनों का एल एच एस इक्वल हो गया, इक्वेशन 1 और 2 का एल एच एस इक्वल हो गया, इसलिए क्या होगा आर एच एस भी इक्वल होगा, इसलिए ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए बटा ई सी हो गया। ये प्रूव्ड हो गया था। जो हमको प्रूव करना था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा खींची जाती है और वो दूसरी भुजा जो है दोनों त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में भी विभाजित करती है। अब यहाँ से बोधात्मक प्रश्न क्या बनता है, समांतर रेखाओं को परिभाषित करें। मीन्स आप ये जब पढ़ा लिए तो आप बच्चों को चेक करना है कि वो क्या समझे, तो उनसे फिर से पूछते हैं कि समांतर रेखाओं को परिभाषित करें, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र लिखें, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। और फिर से जब सब आप बता के पार हो जाते हैं उसके बाद बच्चों को आप ये चेक करते हैं कि बच्चे कितना समझ पाएँ। उसके बाद ये हो गया, ये सारा था प्रेजेंटेशन में। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। अब रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब रिवाइज मतलब पुनरावृत्ति मतलब अब जितना पढ़ा है उसी को अब फास्टली शुरू से लास्ट तक देखते हैं कि बच्चे कहाँ क्या क्या समझे, ठीक है, और क्या थोड़ा सा और बताना जरूरी रह गया है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं ये क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं। समांतर रेखाओं का उदाहरण दें, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को लिखें, वो केवल कथन लिखने बोल दिए। उसके बाद मूल्यांकन है, मूल्यांकन में आप क्या कुछ क्वेश्चन देते हैं बच्चे कि ये कितना समझ पाएँ और क्या कहाँ तक पहुँचे बच्चे। निम्न में से समांतर रेखाओं के लिए सही संकेत क्या है, तो समांतर रेखाओं के लिए सही संकेत क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, कुछ प्रूफ करने का रहेगा, इस तरह का रहेगा। दूसरा में यहाँ पे ब्लैंक्स है, प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। मीन्स मूल्यांकन के क्वेश्चन में क्या होगा मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के और कुछ समस्यात्मक प्रश्न होंगे और सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सेट करना है मूल्यांकन में, इवैल्यूएशन में। उसके बाद सबसे लास्ट में मूल्यांकन के बाद जो आता है गृह कार्य। आप होमवर्क देंगे बच्चों को, जो आप पढ़ाएं उसी से रिलेटेड या उससे आगे का भी बात आप कर सकते हैं। तो गृह कार्य में क्या बोले, अगर हम थेल्स थ्योरम पढ़ाएं तो हम क्या गृह कार्य दे रहे हैं, थेल्स प्रमेय से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करें, या जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड भी आप पढ़ने बोल सकते हैं बच्चों को, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या किए हैं, यहाँ पे लेसन प्लान में हम लिख दे रहे हैं, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के छात्रों ने संतोषजनक उत्तर दिए। उसके बाद छात्राध्यापक का हस्ताक्षर। उसके बाद ये क्लास कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर आप मेरे YouTube चैनल
पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।